BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। BBC उर्दू के एक सर्वे के मुताबिक कराची की तकरीबन आधी आबादी किसी न किसी तरह जराइम का शिकार रही है। आज सरबीन में हम जायजा लेंगे कि वजूहात क्या हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू अमरीका के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन अमरीकी सदर बराक ओबामा उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। और देखिएगा पाकिस्तान में टीवी के मारूफ अदाकार एजाज असलम से एक बातचीत। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रहने वाला हर दूसरा खानदान किसी न किसी तरह के जुर्म का शिकार हो चुका है। BBC उर्दू और गैलप पाकिस्तान के इश्तराक से कराची में होने वाले एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि शहर की तकरीबन निस्फ आबादी रहज़नी, डकैती या चोरी या इसी नौइयत के किसी नाखुशगवार तजुर्बे से गुजर चुकी है। 46% अफराद ने कहा कि वो या उनके घर का कोई फ़र्द कम से कम एक बार स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुआ है। हर 4 में से एक फ़र्द ज़ाती तौर पर जुर्म का निशाना बना है। शहर के सबसे ज़्यादा मुतासरा टाउन औरंगी में 68% अफराद ने कहा कि वो या उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द जुर्म का शिकार हुआ है। ताहम न्यू कराची निस्बतन पुरअमन इलाके के तौर पर सामने आया, जहां 28% अफराद स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए। मोबाइल छीनने की वारदातें सबसे ज़्यादा होती हैं, जो कि 35% हैं। सर्वे के मुताबिक लियारी भी सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में से एक है, जहां करीबन निस्फ आबादी यानी 43% ज़ाती तौर पर जराइम का शिकार हो चुकी है। रियाज सोहेल की रिपोर्ट। अब्दुल रहमान घर से दुकान तक का जो फासला 15 से 20 मिनट में तय करते थे, अब उन्हें 1 घंटा लग जाता है। साइकिलिंग वैसे तो सेहत और जेब दोनों के लिए मुफीद है, लेकिन अब्दुल रहमान किसी और वजह से साइकिल चलाते हैं और साथ में हर माह 3000 रुपये मोटरसाइकिल की किस्त भी अदा करते हैं, जो अब उनके पास मौजूद नहीं। तो मुझे एक ने हाथ दिया तो दूसरे ने इधर गन रख दी, तो मैंने बोला नहीं मैं बैग नहीं दूंगा। फिर उसने मुझे मारा और मेरे बैग छीन के लेकर गए। जब मैं बगदादी थाने में एफआईआर दर्ज करवाने गया तो मेरे एफआईआर दर्ज नहीं की, मुझे पर्चे काट के दे दी। BBC उर्दू सर्विस और गैलप के एक मुश्तरका सर्वे में लियारी इनफरादी लिहाज से सबसे खतरनाक इलाके के तौर पर सामने आया है, जहां की तकरीबन निस्फ आबादी कभी न कभी लुट चुकी है। इस सर्वे में शामिल 43% अफराद ने कहा है कि उनके साथ ज़ाती तौर पर यह जुर्म की वारदात हो चुकी है। यहाँ की हर गली में लुटने या छीनने की कहानियाँ मौजूद हैं, जो अक्सर लोग ज़बान पर लाने से कतराते हैं। मैं मतलब यहाँ से ड्यूटी पे जा रहा था हाजी कैब में, ये अपने आँखों के अस्पताल की तरफ। तो मतलब मेरे से डिकेट टकर गए और उन्होंने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। जैसे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की तो मैंने मतलब क्या किया कि चाबी को फेंक दिया। तो उन्होंने अपना मेरा मोबाइल वगैरह छीना और 3 जने थे ना, तो गली में निकल गए। मजदूरों की ये बस्ती तरक्की पसंद और जमहूरियत पसंद ख्यालात के बाइस सिंध और बलूचिस्तान के सियासी कारकुनों का मरकज़ और तरबियत गाह रही। अब ये जराइम पेशा अफराद की पनाहगाह बन चुकी है। कभी पुलिस मुकाबलों तो कभी गुरोही तसादम में हलाकतों के वाक़यात हफ्ते में एक बार पेश आ ही जाते हैं। यहाँ स्ट्रीट क्राइम की क्या वजह है, ये एक आम सिपाही भी समझता है। ज़्यादातर बेरोज़गार, ये नौजवान नस्ल जो है बेरोज़गार है, उसकी वजह से भी काफ़ी जो लाजमी भूख तो बर्दाश्त नहीं करते नौजवान तबका, फिर निकल आते हैं बाहर। कोई मोबाइल छीन लिया, कोई किसी 100, 200, 500 हज़ार तक छीन लेते हैं ऐसे। मगर गश्त के दौरान तो ऐसा कोई टकर जाता पकड़ लेते हैं, अगर नहीं तो गलियों में भाग जाते हैं। फुटबॉलरों की बस्ती के बच्चे अब मैदानों के बजाय दुकानों में अपना शौक पूरा करते हैं। यहाँ के मकीनों का कराची अब सिर्फ लियारी तक महदूद हो गया है। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, कराची। और निस्बतन कम जराइम वाले इलाके न्यू कराची में हमारे साथी अंबर शमसी ने जाकर ये जानने की कोशिश की कि वहाँ हालात कितने बेहतर हैं। मैं इस वक्त कराची के शुमाल में न्यू कराची के इलाके में मौजूद हूँ। इसके पास फेडरल बी एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये निस्बतन महफूज है। ये जानने के लिए मैं बात करूँगी यहाँ के ट्रेडर्स एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद आरिफ साहब। यहाँ का इलाका आपको क्यों लगता है कि निस्बतन महफूज है? यहाँ असल में मिक्स आबादी है यहाँ पर, और एक बहुत ही यूनिटी बनी हुई है किस्म की। पुरअमन एरिया है। दूसरे इलाकों से जैसे दुकानदार है, लियारी वाले एरिया से भी यहाँ दुकानदार शिफ्ट हुए हैं हमारे पास। ये हालात के हिसाब से कि यहाँ हालात मुनासिब है, बेहतर है, बदताखोरी कम है यहाँ पर। कुछ दुकानदार बता रहे थे कि उन्होंने अपने मददगार के तहत लाइटें लगाई हैं,
कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, कुछ असलहा रखते हैं। असल में यहाँ हमारी इस रोड के ऊपर काफ़ी अंधेरा होता था, तो हमारे पास कंप्लेन आई, तो हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो नहीं सर्च लाइट लगाई है। तो ये अपने दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ चंदा जमा करके सर्च लाइट लगाई ताकि लोग रोड पे चल रहे उनको भी फ़ायदा मिले, दुकानदारों को अगर रात को बैठना पड़े उनको भी फ़ायदा मिल जाए। आपको कुछ अरसे पहले सुनने में आया था कि ऐसा वाक़या यहाँ हुआ था, चोर आया था, लोग जमा हो गए थे, उसको मार पीट के भगाया था। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो लोग इतने डरपोक हो गए हैं ना कि अब वो कार्रवाई कर नहीं सकते। लेकिन अब वो है पब्लिक कर नहीं सकती क्योंकि पब्लिक डरी भी है। कम से कम भी अगर इस इलाके की अगर 4 लाख आबादी है तो कम से कम 30,000 20,000 पुलिस वाले होंगे, 25-30 मोबाइलें होंगी, तो तब वही पेट्रोलिंग बढ़ेगी। अब 4-6 मोबाइलें होती है, कौन से एरिए में जाएंगे? यानी कराची माशी हब है पाकिस्तान का। मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता कितना वो टैक्स देता है कराची, सबसे ज़्यादा कराची टैक्स देता है ना। लोगों की नज़र कराची पे है, अब कराची वाले कमाते हैं, कराची की कमाई पे हर कोई की नज़र है, इस वजह से यहाँ वारदातें होती है। बत्ते के तौर पे दे दें भाई बत्ता मांग लें, लेकिन यहाँ हमारा इलाका बहरहाल फ़िलहाल जो है पूरा मांग। कराची की सूरत हाल के तनाजुर में हमारे साथी वसतुल्लाह खान ने कराची के साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीम ज़मान और सिटीजन्स पुलिस लिएज़ोन कमेटी के साबिक़ सरबराह नाज़िम हाजी से बात की। ये आपने भी रिपोर्ट पढ़ी, इसका खुलासा आपने देखा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तो है। जहाँ पर बेइंतहा क्रिमिनलिटी, आपकी अपनी रिपोर्ट बता रही है, जहाँ पे जुर्म बेइंतहा है, जहाँ पे बेरोज़गारी बेइंतहा है, जहाँ पर तालीम नहीं है, जहाँ पर दूसरे शहरों से और मुल्कों से आए हुए लोगों की दखल अंदाजी बेइंतहा है, तो वहाँ पर कराची ऑपरेशन से आप कोई बहुत देरपा या दूररस नताइज अगर तवक्को कर रहे हैं तो वो जब तक उसके साथ जो एक पॉलिटिकल चेंज है वो नहीं आती। अच्छा, मैं बिल्कुल एक लेमैन का सवाल कर रहा हूँ, आम आदमी का। वो कहता है ये जो छोटे मोटे कंगले वंगले जो हैं आप मार रहे हैं, कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, कभी आपने सुना पिछले 1.5 साल में कि कराची में कोई बड़ी मछली हाथ आई हो? हाँ या ना? ना। मैं भी बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। जो कार्रवाई डाली जा रही है ऑपरेशन के नाम के, फायदा क्या? देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये सोचा है कि रेंजर्स आके सारा काम करके करेगी, वो नहीं, पॉसिबल नहीं। पुलिस को आपको स्ट्रेंथन करना होगा, पुलिस से आपको काम निकालना है, पुलिस की क्वांटिटीज़, पुलिस की जो नॉलेज है कानून के जो क्रिमिनलिटी के क्रिमिनल एलिमेंट्स के बारे में, वो नहीं है रेंजर्स के पास। तो ये जो 2 इदारे जब तक टैंडम में काम नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई कामयाबी नहीं हो सकती। देखिए पुलिस हमारी पॉलिटिसाइज सिर्फ नहीं है, क्रिमिनलाइज भी है। तो जो क्रिमिनल एलिमेंट है, तो उसके साथ अब जब एक इदारा है उस तरीके से अगर काम कर रहा है तो आप क्राइम को कम्बैट किस तरह करेंगे? अजीब बात आपको बताऊं कि एक हमारे पुलिस का महकमा सिर्फ नहीं, सिविल सर्विस, इंटायर सिविल सर्विस हमारी ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह ये कि यहाँ प्रमोशन परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता, सीनियरिटी पे हो रहा है। अब उसमें क्या, एक सीनियर गधा एक आपको चढ़ते जाएगा 22 ग्रेड तक और उसी को चलने देना आपने, परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको फिल्टर नहीं करते ना, परफॉर्मेंस पे भी नहीं करते, सीनियरिटी पे भी नहीं करते, दोनों पे नहीं करते। ये तो सारा का सारा उसके ऊपर है कि मेरी ख्वाहिश, मेरी फाइल किसने की, अब उसको मैं किस जगह पे लगाऊं, वहाँ पर वसत एक बात को समझिए, इस शहर के अंदर जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, वो किसी ना किसी हवाले से कहीं ना कहीं जुर्म में हिस्सेदार हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं। और मैं ये बात नहीं कर रहा क्या कोई इधर रहता है कोई वो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों की बात। यानी भाईचारा है, मिल बांट के खाते हैं सब, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, है ना? और ये जाहिर है कि हमें भी इससे सबक लेना चाहिए। लेकिन जो आपने हालात बताए और जो आपने सोल्यूशन दिया, नटशेल में मैं ये कह सकता हूँ, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए वक्त का पहिया हमेशा आगे चलता है और ये वक्त का पहिया भी आगे जा रहा है। मैं इस सूरत हाल पे सख्त नाराज़ हूँ, सख्त गुस्से में हूँ, मगर मायूस नहीं हूँ। अल्टीमेटली इस शहर के, इस मुल्क के, इस सूबे के लोगों ने अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेना होगा और जो वो वायलेशंस करेगा जिसकी तरफ नाज़िम जो हैं इशारा कर रहे हैं, जब तक इस यहाँ के अवाम उन्नास उनको जूते मारना नहीं शुरू करेंगी, चीज़ें ठीक नहीं होंगी।
और कराची के हालात के बारे में हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हबीब जमाली हैदराबाद सिंध से लिखते हैं, कराची की बदअमनी को आलमी तनाजुर में देखने और समझने की ज़रूरत है। साजिदा खान लिखती हैं, कराची के ख़राब हालात की असल वजह कानून की हुक्मरानी का न होना है। मोहम्मद हुसैन शिलवानी राजनपुर से लिखते हैं, MQM और कलदुम तंजीमों की मौजूदगी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सुस्ती इसकी वजह है। और ज़ियाउल हुसैन लाहौर से लिखते हैं, इसकी वजह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा किस तनाज़े की वजह बना है। और देखिएगा पाकिस्तानी आर्टिस्ट एजाज असलम का खुसूसी इंटरव्यू। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ईरान के साथ आलमी बिरादरी के मुमकिना जौहरी मुआहदे के ख़िलाफ़ हिमायत हासिल करने के लिए अमरीका पहुँच गए हैं। नेतन्याहू मंगल को अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। ताहम वाइट हाउस इस बात पर बरहम है कि नेतन्याहू को दावत देने वाली रिपब्लिकन पार्टी ने पहले उसे इस बारे में आगाह नहीं किया। तफसील के साथ कंदील शाम। इसराइली वज़ीर आज़म के वाशिंगटन पहुंचने से बहुत पहले ही ये दौरा तनाज़े का शिकार था। बेंयामिन नेतन्याहू को कांग्रेस से खिताब करने की दावत रिपब्लिकन रहनुमाओं की जानिब से आई थी और इस बारे में सदर ओबामा से कोई मशवरा नहीं किया गया। इस सूरत हाल की वजह से इसराइल और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तवक्को है कि अमेरिका समेत 6 आलमी ताकतों के ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब का महवर होंगे। ये ममालिक इसी माह ईरान के साथ एक जौहरी मुआहदे तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू किसी भी ऐसे मुआहदे के खिलाफ हैं जिससे मुस्तकबिल में ईरान के सदर हसन रूहानी के पास एटमी हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद रहे। तेहरान इस बात की तरदीद करता है कि वो जौहरी हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। 2 हफ्ते में इसराइल में इंतखाबात हैं और हुक्मरान पार्टी दबाव में है। वाशिंगटन रवाना होने से कबल नेतन्याहू ने इस दौरे को एक तारीखी मिशन करार दिया। मुझे अपने मुल्क और उसके शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र है। मैं अपने लोगों के महफूज मुस्तकबिल के लिए जो कुछ भी मेरे बस में है करूँगा। नेतन्याहू के इस दौरे में उनकी मुलाकात सदर ओबामा से नहीं होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ना करने की वजह तवील अरसे से जारी ये रवायत है जिसके तहत इंतखाबात के करीब गैर मुल्की रहनुमाओं से नहीं मिला जाता। लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी खलीज में इजाफा तो नहीं करेगा। कंदील शाम, BBC न्यूज़। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। इराक़ी फ़ौज ने साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन के आबाई इलाके तिक्रीत का कब्ज़ा वापस लेने के लिए दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। कार्रवाई में 30,000 फ़ौजी हिस्सा ले रहे हैं। तिक्रीत इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद से 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जिस पर दौलत इस्लामिया ने जून 2014 में कब्ज़ा किया था। बांग्लादेशी पुलिस का कहना है कि उसने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखने वाले बांग्लादेशी निजात अमरीकी ब्लॉगर के कत्ल में मुलविस है। जुमेरात के रोज़ अभिजीत राय को नामालूम अफराद ने खंजर से वार करके कत्ल कर दिया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में पुलिस ने एक सियाह फाम बेघर शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया है। इस वाक़े की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है जिसे लाखों बार देखा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स मुसल्लह था और उसने पुलिस की मुज़ाहमत की। मकबूल पाकिस्तानी TV अदाकार और फैशन आइकॉन एजाज असलम हाल ही में अपनी ताज़ा तरीन क्लोथिंग लाइन की नुमाइश के सिलसिले में लंदन में थे। हमारे साथी जीनो अली ने उनसे बात की और पहले उनसे ये पूछा कि पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री के बारे में अंदरूनी सियासत और सख्त मुकाबले का जो तासुर है वो किस हद तक दुरुस्त है। और पॉलिटिक्स सिर्फ फैशन में नहीं होती, फिल्म इंडस्ट्री में भी होती है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी होती है, हर जगह होती है। और ऑब्वियसली डिफरेंट माइंडसेट ऑफ पीपल वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, तो हर कोई अपने अपने लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर वो ऑब्वियसली आप एक उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो आपकी एक एसोसिएशन हो जाती है। तो दैट्स हाउ पॉलिटिक्स स्टार्ट। वो कहते हैं उसके लिए ये नहीं करना, इसके लिए ये नहीं करना, वो पूरी दुनिया में होता है। आप उन चंद लोगों में से जो सीरियस रोल्स भी बड़े करते हैं बड़े शौक से, और कॉमेडी रोल्स भी आपने किए हैं और बड़े पॉपुलर भी रहे हैं आपके कॉमेडी रोल्स, और बड़ा अच्छा आपने उनको पोर्ट्रे किया।
तो किस तरह आप अप्रोच करते हैं इन रोल्स को, जब ड्रामा सीरियस कोई करना हो और जब कॉमेडी करनी हो? मुझे कॉमेडी में भी मज़ा आता है और वो मुझे नेचुरली जो है ना वो मेरा उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। तो जब मैं वो किस दिन मेरा ब्याह होगा कर रहा था तो उसकी स्क्रिप्ट जो थी वो तो यूँ समझे आप जो फर्स्ट सीज़न मैंने किया था 50% थी, उसमें बाकी मैंने अपना सारा इनपुट डाला था। वो कैरेक्टर किसी ने क्रिएट नहीं किया था, मैंने ख़ुद क्रिएट किया था। और उसकी जो लाइंस थी, उसकी जो पंच लाइंस थी, छोटी छोटी टैग लाइंस जो होती हैं, वो सब मैंने ख़ुद क्रिएट की थी। और वो ऑन द सेट आए थे तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जब वो मुझे उसका स्क्रिप्ट मिला फर्स्ट टाइम तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। मैंने कहा ये तो कॉमेडी नहीं है। तो वो मुझे उन्होंने कहा अच्छा, फिर रीराइट करवाया, फिर उसने मुझे दिया बाबर जावेद ने। बाबर ने कहा कि यार अब पढ़ो। फिर मैंने 5 एपिसोड्स पढ़ी, मैंने कहा ये तो बहुत बोरिंग है, मैं पढ़ भी नहीं सकता। फिर उन्होंने फिर चेंजेस कराई। मैंने कहा यार मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दें इसमें से, मैं नहीं कर सकता, तो आई डोंट फील कंफर्टेबल, है नहीं कुछ इसमें। तो बेसिकली उसमें उन्होंने फैसल को लड़की का वो कैरेक्टर दिया था और वो स्क्रिप्ट में मुझे लगता था कि वो सारा फोकस उस लड़की के ऊपर है और ये आदमी जो है ये एक ऐसे फजूल सा आदमी है, बेवकूफ़ सा, जो कि उस घर में घूमता रहता है। तो उसकी कोई लाइंस अच्छी नहीं थी, मतलब कोई उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि कॉमेडी हो सकता है। खैर फिर वो उसमें उन्होंने किसी और को कास्ट कर लिया, मुहिब को ले लिया था। फिर मैं एक दिन बैठा हुआ था वहीं सामने, मुहिब भी बैठा था, बाबर भी, और शायद मुहिब को भी ना पता हो ये बात, अब देखेगा इंटरव्यू तो पता चल। मैं भी इधर बैठा हुआ था तो मुहिब आया, उसने कहा मेरी फ़िल्म की शूट है यार, तो मेरे पास ये डेज़ अवेलेबल नहीं है। तो उसने कहा बाबर ने ये तो शूट करनी है हमें। तो उसने मुझे वहाँ से SMS किया टेबल में सामने से, यार ये मुझे अब तुमने करना है। फिर मैंने उसको मैसेज पे जवाब दिया, मैंने कहा अगर मुझे करना है तो मैं आई विल मेक द रोल माई सेल्फ, यू वोंट ऑब्जेक्ट एनीथिंग। सो उसने कहा ओके डन, ओके डन। वो लोग इधर अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।